प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको आप जितना स्टडी करते जाओगे वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। किस तरीके से प्रभु श्री राम ने बंदर और भालुओं की सेना को एकत्रित किया। कहते नहीं है कि आप 3-4 आज की डेट में व्यक्तियों को एक जगह नहीं कर सकते, और उस टाइम पे ऐसा वर्णित है कि 130 करोड़ से ऊपर वानर और भालुओं की सेना थी। देखिए, जब हम किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देखते हैं तो हनुमान जी का चरित्र सामने आ जाता है। विभीषण की एक ऐसी इमेज बनी है, अक्सर हमने सुना है घर का बेदी लंका ढाए। हमारे हिसाब से विभीषण महात्मा थे, आज भी हैं, चिरंजीवी हैं। हनुमान जी पूर्ण व्याकरण के ज्ञाता थे। सेकेंड, हनुमान जी म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे। ज्योमेट्री आप बोलते हो, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा वो लंका को नहीं समझ सकता। जिसको आर्किटेक्चर का पूरा ज्ञान नहीं होगा वो लंका को नहीं समझ सकता। जो भूत पिशाच वाली बात नहीं है, घोस्ट थ्योरी मैनेजमेंट में है, और इसको फॉलो करना चाहिए ऑलमोस्ट हर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को, हर ऑफिशियल्स को, हर लीडर को। लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत एक ऊपर लेवल पर नजर आया। प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी, तीनों लोगों में ये थी कि दे आर वेरी गुड लिसनर्स। रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आज की डेट में कई जगह मैं देखता भी हूँ कि उसको फॉलो करते, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। रावण एक अच्छा लिसनर नहीं था और सुनने को कुछ कभी नहीं तैयार रहता था। ऐसा हम नहीं बोल रहे, वाल्मीकि रामायण में है। Hi everyone, welcome to the BFC Publications podcast, your ultimate getaway to the world of books, stories and the brilliant minds behind them. मैं हूं आपकी होस्ट तान्या और हम सेलिब्रेट करेंगे द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग टुगेदर। तो चलिए लेट्स डाइव इन। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा, एक एस्टीम्ड ऑथर और मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जो पुरानी कहानियों को मॉडर्न दुनिया के पर्सपेक्टिव में रखने का एक यूनिक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर मिश्रा, वेलकम टू आवर स्टूडियो एंड पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। With over 28 years of experience in academia, consulting and research, Dr. Mishra has built a global reputation in forensic accounting, financial engineering, and governance. However, it's his unique approach of blending these technical principles with ancient knowledge from the Valmiki Ramayana is what sets him apart. तो चलिए डॉक्टर मिश्रा की गाइडेंस से समझते हैं कि आज की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में और एवर इवॉल्विंग दुनिया में रामायण का विजडम एक बेटर चेंज कैसे ला सकता है। तो डॉक्टर मिश्रा, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि रामायण जैसी रिलीजियस एपिक को मैनेजमेंट के नज़रिए से देखने का ख्याल आपको कैसे आया? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी रामायण है ये अपने आप में एपिक है। मैनेजमेंट तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। आई हैव सीन वाल्मीकि रामायण इन द फॉर्म ऑफ मेगा यूनिवर्सिटी। जैसे अपने पुराने समय पे आप लोगों ने तक्षशिला, नालंदा ये देखी होगी, उसी तरीके से गुरुकुल होते थे, वो अपने आप में विश्वविद्यालय का सेटअप होता था। तो व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग वाल्मीकि रामायण तो अचानक ही विश्वविद्यालय का फॉर्मेट आया, और सिंस मैं प्रबंधन या मैनेजमेंट की बैकग्राउंड का हूँ तो हमने उसको उस एंगल से देखना शुरू किया। तो दिस क्रिएटेड ए कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से उस समय त्रेता युग से शुरू होता था और आज कलयुग में उसको कैसे हम सिनर्जाइज करेंगे, या आज के हमारे यंगस्टर्स हैं या कॉरपोरेट्स हैं उसको फॉलो करें। तो that is one of the cleanest management principles what I have seen in वाल्मीकि रामायण। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपकी बुक का एक तरह से बेस बैकग्राउंड भी है, वो ये है कि राम जी की कुछ क्वालिटीज़ पे बहुत एम्फसाइज किया है रामायण ने और आपके बुक में भी, जैसे कि उनकी विनम्रता, उनका डिसिप्लिन, उनकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जो उनकी विजय, रावण के ऊपर उनकी विजय के रीजंस भी बन जाते हैं। तो इन क्वालिटीज़ का आज के टाइम में एक लीडर में क्या रेलेवेंस है? राइट। देखिए, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उसको आप जितना स्टडी करते जाओगे वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। अब
इस वाल्मीकि रामायण को हमने एनालाइज जिस समय किया, उस समय ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप मॉडल और पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल को मैं सामने लाया ना। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल क्या है, अगर आपने रामायण सभी लोगों ने पढ़ी है, उसमें किस तरीके से प्रभु श्री राम ने बंदर और भालुओं की सेना को एकत्रित किया। कहते नहीं है कि आप 3-4 आज की डेट में व्यक्तियों को एक जगह नहीं कर सकते, और उस टाइम पे ऐसा वर्णित है कि 130 करोड़ से ऊपर वानर और भालुओं की सेना थी। वाल्मीकि रामायण में है ऐसा। उसको एकत्र करना, और वानर सब चंचल होते हैं, सभी को मालूम है। किस तरीके से उन्होंने पार्टिसिपेटरी लीडरशिप मॉडल को फॉलो कराया और उनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया, और लंका जैसी जो दुर्गम एक ऑब्जेक्ट था उसको कैसे कॉन्कर किया। तो ये जो दोनों बिंदु हैं, ये आजकल के समय में लीडर्स को, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हों, प्राइवेट सेक्टर के हों, किसी गवर्नमेंट को हेड कर रहे हों, उनको ये 2 लीडरशिप मॉडल फॉलो करना चाहिए, तो सफलता निसंदेह मिलेगी। इसके अलावा एक 3I मॉडल हमने इस पुस्तक में लिखा है। तो फर्स्ट आई इज योर इंटेंट। सबसे पहले तो किसी भी लीडर के अंदर इंटेंट होना चाहिए कि उसको कैसे सोसाइटी में परिवर्तन लाना है या ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। राइट। देन सेकेंड आई इज योर इनिशिएटिव। इंटेंट तो है, अब इनिशिएटिव होना भी जरूरी है। एंड थर्ड आई विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज अ 3I मॉडल एंड इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। इस पुस्तक के माध्यम से जहाँ पे भी देश विदेश पे गया है तो उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। देन देयर आर नंबर ऑफ अदर मॉडल्स, वो धीरे धीरे, जैसे 3P मॉडल है। 3P मॉडल में क्या प्रभु श्री राम का आपने बात किया, विनम्रता की बात। तो फर्स्ट P आपका आ जाता है पॉजिटिविटी। अगर पॉजिटिव अप्रोच है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। एब्सोल्युटली। आप एनर्जाइज होते रहेंगे। सेकेंड P ऑफ कोर्स आपका पार्टिसिपेटरी है, पार्टिसिपेशन। एंड द थर्ड P इज परसिवरेंस, यानी कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार प्रयास करना। तो आप देखिए उनका जो 14 वर्ष का वनवास था, और उसके बाद किस तरीके से लगातार ट्राई किया, जबकि वो नर के उसमें थे। उन्होंने अपने आप को नारायण कभी नहीं माना है, यही डिफरेंस है। और किस तरीके से अचीव किया, आई थिंक एवरीबडी नोज। तो सर, जो आपने इंस्पायर होके जो 3I और 3P लीडरशिप मॉडल के बारे में बात की, ये है क्या, और इसको जो एक्सेप्टेंस मिली है इसका कोर क्या है? यस, देखिए हमने आपसे पार्टिसिपेटरी और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात की। थर्ड है एकेडमिक लीडरशिप, जो एक नया वर्टिकल निकाला। 3I 3P दो इट इज़ कॉमन, लेकिन अब जो मैनेजमेंट में हमने इस पुस्तक में लिखा है, फर्स्ट आई इज़ योर इंटेंट, सेकेंड इज़ इनिशिएटिव, थर्ड इज़ योर इंटीग्रिटी। तो 3I मॉडल को मैनेजमेंट में एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड भी इसको मान रहा है। एंड योर 3P मॉडल पॉजिटिविटी, पार्टिसिपेशन एंड परसिवरेंस। आप 3I 3P मॉडल को अगर कंबाइन करें, किसी भी एग्जीक्यूटिव किसी भी लेवल पर काम कर रहा हो, तो आप देखिए वो हाईली सक्सेसफुल हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय इन्वेंशन इज एंड विच इज रेडिली एक्सेप्टेबल। तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब हम लक्ष्मण जी की बात करें तो वो काम करते हैं राम जी के विजन को एग्जीक्यूट करने का, और वो ये काम बहुत लॉयल्टी और डेडिकेशन से करते हैं, इसलिए कई बार उनके पास सबसे चैलेंजिंग टास्क्स पहुंच जाते हैं। तो हम इनकी कहानी से ऑपरेशनल रोल्स और सबऑर्डिनेट लीडरशिप के बारे में क्या सीख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। वाल्मीकि रामायण को जिस समय मैं अध्ययन कर रहा था, तो अपार्ट फ्रॉम प्रभु श्री राम एंड सीता जी, लक्ष्मण जी का जो कैरेक्टर था वो बहुत एक ऊपर लेवल पर नज़र आया हमको। एंड यू राइटली सेड कि ऑपरेशनल लेवल पर टीम का डेडिकेशन अगर लक्ष्मण जी की तरह है तो नथिंग लाइक इट। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप लोगों ने एक चित्र देखे होंगे अक्सर कि प्रभु श्री राम आगे हैं, बीच में सीता जी हैं और लक्ष्मण जी सबसे पीछे हैं। नाउ फॉर अ वुमन मैं हमेशा एक बहुत हाई स्टीम पे रखता हूँ
कि नारी का जो पूरा यानी वुमन का जो पूरा आपका कैरेक्टर है, दैट इज संस्कृति, उसका एथिक्स और उसका डेडिकेशन। क्योंकि हमने हमेशा माना नारी नारायणी है, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। अब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, अगर वो बीच में है, जो नारी का प्रतिरूप होती है, प्रभु श्री राम साइन है विजडम के, वो आगे हैं। और लक्ष्मण जी जो आपने प्रश्न पूछा, इज अ साइन ऑफ वेलर एंड विजडम ऑल्सो, तो वो सबसे पीछे हैं। तो आपका पूरा जो कहते हैं नहीं, नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो अगर बीच में है तो पूरी जो हमारी धरोहर है हमेशा सजो के रखेगी। और जहाँ ये इम्बैलेंस हुआ तो वहाँ इम्बैलेंस हो जाता है। नाउ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा एक डिसिप्लिन लेवल पर उन्होंने भी मर्यादा को फॉलो करते हुए अपना डेडिकेशन, वैलर और विजडम उन्होंने पूरा, आप वाल्मीकि रामायण में जिस समय मैं अध्ययन कर रहा था तो उन्होंने दिखाया, और कई जगह उन्होंने प्रभु श्री राम को समझाया है जब सीता जी का हरण हुआ है। और युद्ध में तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक शैली है वो हम सभी लोगों ने सुनी है, और चलचित्र के माध्यम से या सीरियलों के माध्यम से हमने देखा है। तो डेडिकेशन लेवल, ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ये अगर आज के जो ऑपरेशनल टीम है किसी भी फील्ड में, दुनिया में किसी भी उसको ले लीजिए, अगर वो लक्ष्मण जी के कैरेक्टर को एग्जीक्यूट करती है या फॉलो करती है, 5% भी कर लेती है, तो सक्सेस रेट विल बी 100% आजकल के टाइम के हिसाब से। ब्यूटीफुल। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है सर कि रामायण काफ़ी प्राचीन कह सकते हैं, एपिक है, पर हम जब सीता जी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने पक्ष के लिए उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से बहुत दृढ़ निश्चय से खड़ी हुई हैं, और उन्होंने अपना स्टैंड लिया इवन जब तक वो त्याग की अवस्था में भी नहीं पहुंच गई। तो हम देखते हैं कि आज के वर्क एनवायरनमेंट में कई बार औरतें, महिलाएं ऐसी सिचुएशंस से गुजरती हैं जहाँ पे उन्हें अपना स्टैंड लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एक पेट्रियार्कल दुनिया में, एक मेल डोमिनेंट दुनिया में। तो सीता जी की कहानी से हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, स्टैंडिंग फर्म फॉर आवर वैल्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या सीख सकते हैं? देखिए, अब तो युग युग का परिवर्तन हो गया है। त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग में हम लोग हैं। लेकिन अगेन वुमेन एम्पावरमेंट को मैं टॉप स्टीम पे इसलिए रखता हूँ, और सीता जी के ही आप कैरेक्टर और चरित्र से अगर आप स्टडी करोगे तो जिस समय वनवास हो रहा था उस समय प्रभु श्री राम ने ये कहा था कि वन में वो अकेले ही जाएंगे, कोई वो नहीं जाएगा। लेकिन सीता जी ने अपने तर्क के कारण, तर्क से उन्होंने प्रभु श्री राम को कन्विंस कर दिया, और वो गई। और कहते नहीं है कि कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना, और लगातार आप वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस या कोई भी कबंद रामायण हो, वाल्मीकि रामायण को ही हालांकि बेस में रखा गया है, किसी भी उसमें देखिए कि उन्होंने कंटिन्यूअस प्रभु श्री राम को एडवाइस किया है और हमेशा उनके साथ रही, फॉलो किया है। क्योंकि सीता जी का जो कैरेक्टर है या चरित्र है, उसमें अलग से अगर एक किताब लिखी जाए तो वो भी कम पड़ेगी। और मैं आपको बताऊं कि कई ऐसे विवरण आते हैं जहाँ पे उन्होंने, उनका विजडम लेवल प्रभु श्री राम से ऊपर था, और प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी अलग अलग आश्रमों में गए हैं और उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट तीनों लोगों में ये थी कि दे आर वेरी गुड लिसनर्स, क्योंकि आजकल के समय पर इतना स्ट्रेस हो गया, लोग सुनना नहीं चाहते जी। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है किस तरीके से आप अच्छा सुनते हो, अच्छा ग्रहण करते हो और अच्छा एनालाइज करके आप बोलते हैं। क्योंकि एक आश्रम में मैं बताता हूँ आपको, माँ अनसुईया, सती अनसुईया, जो आप लोग सब जानते होंगे, उस आश्रम में गई और सती अनसुईया ने जो उनको पूरा जो टीचिंग्स दी है, जो उन्होंने समझाया है कि एक नारी का
जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए, वो किस हद तक डेडिकेटेड होनी चाहिए टुवर्ड्स मेल। यानी आपने जो भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कही, अगर कंटिन्यूअस विजडम वाली बात अगर कोई भी फीमेल करती रहती है, फॉलो करती है, हालांकि ये बड़ा चैलेंजिंग आ जाता है आजकल के टाइम पे, बिकॉज आजकल सब लोग बिल्कुल बराबरी से चल रहे हैं और महत्व भी सबको दिया जा रहा है। बट एक हमने हमेशा मानना है, एक वुमेन का कैरेक्टर अगर माँ सीता से एम्फसाइज होकर, इंस्पायर होकर चलेगा, तो ये जो इम्बैलेंस सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, क्योंकि एक वुमेन का जो डेडिकेशन और ड्यूटी होती है टुवर्ड्स मैन, वो हमेशा हाई स्टीम पर रखनी चाहिए, माननी भी जानी चाहिए। यही हमारा एक तरीके से संदेश भी है आने वाली जनरेशन के लिए। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। इंटरेस्टिंग, एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। अगर बात करें हनुमान जी की, तो ना ही वो सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स में अच्छे रहे हैं, वो कई चीज़ों में अच्छे रहे हैं, चाहे वो उनकी कलाएं हो, चाहे वो उनका कम्युनिकेशन हो, सब चीज़ों में सर्वगुण संपन्न रहे हैं हनुमान जी। तो जब हम लीडरशिप रोल्स में हायरिंग की बात करते हैं, तो या इन जनरल वर्क स्पेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल लोगों को हायर करना, ऐसे लोगों को हायर करना जो कई चीज़ों में अकम्प्लिश्ड हैं, वो कैसे एडवांटेजेस रह सकता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए, और क्या ये बेटर है एज कम्पेयर टू हायरिंग समवन जो कि उस फील्ड का या उस रोल का एक्सपर्ट हो? देखिए, जब हम किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को देखते हैं तो हनुमान जी का चरित्र सामने आ जाता है। देखिए, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। तो आप अगर इन डेप्थ में एनालाइज करें तो वो पूर्णता हनुमान जी में थी, और वो सेल्फ अकाउंटेबल थे। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अकाउंटेबल और सेल्फ रियलिस्टिक। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट 3S मॉडल है जो अगेन इस पुस्तक में लिखा हुआ है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उनके टॉप स्टीम पे थे, और हम लोग कहते भी हनुमान चालीसा में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे जी। उनके कई, आप रामायण में देखेंगे, कई ऐसे चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स आए और उन्होंने बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और वीरता के साथ उन्होंने उसको अचीव किया। देखिए, ज्ञान और भक्ति का वो स्वरूप है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन रिसर्च में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊं कि हनुमान जी पूर्ण व्याकरण के ज्ञाता थे, क्योंकि जिस समय ऋषिमुख पर्वत पे उनकी जब भेष बदल के जब वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी से मिले हैं और उनकी जो वार्ता हुई है व्याकरण में, संस्कृत में, तो रामचंद्र जी ने जान लिया था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वो हनुमान जी को पहचान गए थे क्योंकि पूर्ण व्याकरण के ज्ञाता थे वो। सेकेंड, हनुमान जी म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे जी, कम लोगों को पता है। थर्ड, लंका को समझना इट इज डिफ़िकल्ट जॉब, बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम लोग एक माइंडसेट पे रहते हैं कलयुग में कि बड़ा मकान है तो कहीं ना कहीं से इमेजिनेशन रहता है, बट लंका बहुत ही दुर्गम जगह थी। ये वाल्मीकि रामायण में है। और जिसको मैं बताऊं ज्यामिति जो आप ज्योमेट्री आप बोलते हो, जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होगा वो लंका को नहीं समझ सकता। जिसको आर्किटेक्चर का पूरा ज्ञान नहीं होगा वो लंका को नहीं समझ सकता। इवन हमारा मानना तो है ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए तभी लंका को समझ सकता था। और ये जो आज की डेट में मैं आपको बताऊं ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि हनुमान जी ने मच्छर का रूप धारण कर लिया, तो बहुत सूक्ष्म उसमें, तो वो ड्रोनी टेक्नोलॉजी थी, थ्रू ड्रोन वो अंतर गए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी मैं हनुमान जी के बारे में बताऊंगा जो एक बिल्कुल नई है, जो भूत पिशाच वाली बात नहीं है, घोस्ट थ्योरी मैनेजमेंट में है, और इसको फॉलो करना चाहिए ऑलमोस्ट हर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स को, हर ऑफिशियल्स को, हर लीडर को। नाउ आप घोस्ट को जब एब्रीविएट करते हैं, तो जब जिस समय वो सीता जी की खोज में जा रहे थे, इतना बड़ा समुद्र था सामने, 100 योजन का था, जिसमें लोगों के साहस छूट रही थी कैसे पार करेंगे। तो वो जब आप जी होता है घोस्ट में, फर्स्ट वर्ड जी, इट इज़ अ गोल,
आप उसको एब्रीवेट करिए गोल, तो गोल क्या था? लंका और सीता जी को खोजना। जी। जामवन जी ने उनको मोटिवेट किया, जामवन जी और अंगद जी ने। तो जो एच आता है दैट इज हर्डल, ठीक है। अब हर्डल को जिस समय दूर किया गया, उनको शक्ति याद दिलाई गई हनुमान जी को, तो हमारे सामने आता है ओ। तो ओशन ऑफ चैलेंजेस था। ओशन ऑफ चैलेंजेस कैसे था? इतना बड़ा समुद्र, उसमें सुरसा राक्षसी भी थी, मैनाक पर्वत भी था, उसके बाद सिंगनी एक थी जो सीधे छाया को पकड़ लेती थी। तो इस तरीके के चैलेंजेस उस समय तो बहुत ज़्यादा थे, अब तो कम हो गए हैं। बहुत चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो किस तरीके से हनुमान जी ने हर हर्डल को पार किया, उस ओशन ऑफ चैलेंजेस को पार करते हुए। और इसका मतलब होता है यू आर सक्सेसफुल, आप पार कर गए, यू आर सक्सेसफुल। देन जो टी आता है, टी इज अगेन अ टेंशन। टेंशन कैसे? जो लंका का द्वार था वो सिंगनी ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा था, नॉट सिंगनी, ये लंकनी, सॉरी जी। लंकनी ने प्रोटेक्ट कर रखा था। अब वो अगेन एक टेंशन क्रिएट हो गया, और इस पूरे घोस्ट थ्योरी का जो सल्यूशन है वो रामचंद्र जी हैं। तो उस टेंशन को मार कर वो आगे बढ़े। अब हम अगर रामचंद्र जी को भी एब्रीविएट करेंगे तो आप देखिए, एब्रीविएशन जो आर का आता है दैट इज राइट अप्रोच, राइटियस, राइट। देन सेकेंड ए जो आता है वो आपका एटीट्यूड होता है, या आप कितने एजाइल हैं। देन एम का मतलब होता है मोटिवेशन। अगर पॉजिटिव मोटिवेशन है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। ये लगातार इस पुस्तक में भी और मैं अपने लेक्चर्स में भी बोलता रहता हूँ। तो दिस इज, ये एक स्वरूप है हनुमान जी का, सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को कवर करते हुए उनका पूरा जो चरित्र आता है ये मैनेजमेंट से परिपूर्ण है। अमेजिंग, व्हाट एन अमेजिंग एक्सप्लेनेशन सर। तो जब हमने लंका की बात की तो फिर हम रावण पे आते हैं। रावण का कैरेक्टर बहुत एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। हम देखते हैं कि अगर उनमें कुछ खूबियां हैं तो उनमें कुछ कमियां भी हैं। वो मतलब ब्रिलियंट हैं, जीनियस हैं, लेकिन उनमें कुछ अहंकार भी है जिसकी वजह से उनकी अल्टीमेटली पराजय होती है। तो इस कैरेक्टर को अगर हम एनालाइज करें तो उनके एक्शंस से हम प्रोफेशनल एम्बिशन और पर्सनल एथिक्स के बारे में क्या समझ सकते हैं? राइट, देखिए, जो हमने शोध किया और उसके बाद पाया कि देयर इज ए डिफरेंस। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, राम वर्सेस रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। जी। और जैसा आपका प्रश्न है, और जो इस बुक में भी जो पॉइंट्स को निकाला है, रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट आज की डेट में कई जगह मैं देखता भी हूँ कि उसको फॉलो करते, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। ओके। रावण एक अच्छा लिसनर नहीं था और सुनने को कुछ कभी नहीं तैयार रहता था। ऐसा हम नहीं बोल रहे, वाल्मीकि रामायण में है। बलशाली था, विद्वान था, सब कुछ आता था, वो वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिष में परिपूर्ण था, एस्ट्रोनॉमी में उसको पूर्ण ज्ञान था। ऐसा लिखा हुआ है, ऐसी एनालिसिस है कि ब्रह्मा जी के बाद अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी आती थी, और नारद जी के ही आसपास रावण को भी ज्ञान था। बट इतना सब होने के बाद जो उसके अंदर कमी थी, और ब्रह्मा जी का वरदान होने के बाद, ये जो अहंकार होता है, लोग कहते नहीं हैं कि जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। ये बिल्कुल सही बात है। एरोगेंस, ईगो उसकी प्रतिमूर्ति था। देन जो सबसे जो निगेटिव बात थी रावण के अंदर, कम लोग जानते हैं, आप जानने भी लगे हैं, दैट इज कैरेक्टर की। उसके अंदर कोई कैरेक्टर नाम की चीज़ नहीं थी। कई जगह अलग अलग एनालिसिस आती है, बट वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल क्लियर है कि उस रावण का कैरेक्टर नहीं था। और हम बहुत आश्चर्यचकित हैं कि रावण का कैरेक्टर नहीं था, बट उनके पुत्र मेघनाद का कैरेक्टर पूर्ण था, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था फोर्स के सामने। तो रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट में अगर आप कैरेक्टर को नहीं फॉलो करेंगे, अगर कैरेक्टर में आपके कमी है, डाइल्यूशन है,
तो आप लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो हमारा हमेशा ये संदेश रहता है कि रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज कंप्लीट फेलियर इन द वर्ल्ड। आप कितने देखे, कितने शासक रहे हैं, चाहे ईदी अमीन का नाम ले लीजिए, पुराने कुछ भी उठा लीजिए, गद्दाफी का ले लो, किसी का भी ले लो, वो सब रावण स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते रहे। डेलीगेशन कभी नहीं किया, कभी अच्छा नहीं सुना, मंत्रियों की मंत्रणा ना सुनना, वो सबसे बड़ा फेलियर है। यानी आपके जो क्लोज एड एडवाइजर्स हैं, जो की लोग हैं, अगर आप उनकी सुन नहीं सकते तो यू आर अ फेलियर। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी गोल होता है, विदाउट टीम वर्क या ग्रुप डायनामिक्स के आप अचीव नहीं कर सकते। तो दिस इज एन अनसक्सेसफुल पार्ट ऑफ रावण। तो जैसे हमने बात की कि रावण राय लेना नहीं चाहते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए बिल्कुल भी वो ओपन नहीं थे। हम बात करते हैं विभीषण की, जिनकी राय अगर वो ले लेते तो शायद उनकी लंका बच जाती। विभीषण की एक ऐसी इमेज बनी है, अक्सर हमने सुना है घर का बेदी लंका ढाए, और कभी कभी जब किसी आर्ग्यूमेंट में हम साइड्स नहीं लेते हैं तो हमें विभीषण बोल ही दिया जाता है कि ये तो विभीषण है। तो लेकिन इस भेदी की इमेज से अगर हम हट के विभीषण का कैरेक्टर एनालाइज करें तो हम देखते हैं उनका स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस, उनका मिलिट्री जीनियस, जिनकी वजह से राम जी जीत पाए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि सिर्फ ताकत या सिर्फ एक माइट इम्पॉर्टेंट नहीं है कोई वॉर जीतने के लिए। तो अलग अलग टाइप की स्ट्रेंथ्स, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ हो, चाहे वो एथिकल कंसिडरेशंस हो, सब कुछ ज़रूरी होता है एक वॉर को जीतने के लिए। तो सर हम देखते हैं कि कैसे विभीषण के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि एक सेट ऑफ ब्रिलियंस, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो ब्रिलियंट क्वालिटीज़ है, वो आप एक अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वही चीज़ आप रावण की तरह एक गलत कॉज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मॉरल इंटेग्रिटी का वॉरफेयर स्ट्रैटेजीज में और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में क्या महत्व है? आपका फोकस विभीषण की तरफ है। जी, राइट। ये तीन भाई थे, सभी को मैं बताऊं, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, और तीनों के चरित्र बिल्कुल अलग थे। जी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो घर का भेदी लंका ढाए है, ये होता क्या है कि कई लोग किसी सिस्टम को, जैसे हम लोगों का सनातन सिस्टम है, और हमारे एपिक को डिग्रेड करने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। हमारे हिसाब से विभीषण महात्मा थे, आज भी हैं, चिरंजीवी हैं वो। और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इतने पावरफुल, जिसका भाई हो, तीनों लोकों का राजा था उस समय, सबको जीत लिया था उसने, राक्षसों का राजा था, राक्षस योनि थे ये सब, वहाँ पर उसने उसकी गलत बात को अगर अपोज किया तो विभीषण से बड़ा महात्मा हमारे हिसाब से कोई नहीं। ये गलत धारणा है, ये बिल्कुल हटा देनी चाहिए लोगों को दिमाग से। घर का बेदी लंका ढाए नहीं थे। आप गलत काम हो रहा है, अगर उसको अपोज नहीं करते तो हमारे ख्याल में आप का कैरेक्टर ही नहीं। तो उन्होंने उस चीज़ को अपोज किया। दूसरी चीज़, विभीषण कभी कमज़ोर नहीं रहे। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने बहस की थी बाकायदे रावण से, और रावण ने उसको लात वात नहीं मार पाए थे। ये अलग अलग डिपिक्शन है, इंटरप्रिटेशन है। वो अपने आप अपने मंत्रियों के साथ वो जगह ही छोड़ के चले गए थे। उन्होंने कहा था कि आपने किसी दूसरे की पत्नी को हरण किया है, ये बहुत गलत है, और यहीं से आपकी पराजय है। और हर चीज़ पर उन्होंने बहस की थी, और कोई वो नहीं थे। विभीषण खुद बहुत वीर थे। जिस समय राम रावण का युद्ध हो रहा था, उन्होंने वाकई, आपने जैसे सही प्रश्न किया, वो एक स्ट्रेटेजिस्ट थे। उन्होंने बताया है कि कहाँ कहाँ पॉइंटों में कमी है, क्योंकि किसी भी निगेटिव या विलन जिसको आप बोलते हो, उसको ख़त्म करने में अगर आप मदद करते हो तो वो कभी घर का बेदी लंका ढाए नहीं होता। उन्होंने सही चीज़ को, एक पॉजिटिव अप्रोच को लेते हुए उन्होंने कमियां बताई और रावण पर विजय दिलाई। अपने मंत्रियों के साथ वो आकाश मार्ग से गए थे, उन्होंने चीज़ों को फॉलो किया और रामचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना की थी। उसके बाद वो उनसे मिले थे, क्योंकि वो भक्त थे। और रावण कंप्लीट एक राक्षस के रूप में आ गया था सामने अपने चरित्र के कारण। तो विभीषण ने उस चीज़ को
अपोज किया। यही बोलते हैं नॉलेज वर्सेस विजडम का डिफरेंस। इंटरेस्टिंग, वाओ। नॉलेज की बात करें तो रामायण हमें कई मतलब कुछ हट के भी नॉलेज देती है, जैसे सप्तऋषियों के थ्रू एस्ट्रोलॉजी की और कॉस्मोस की नॉलेज देती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, चक्रास हो गए, और अपनी बॉडी के अंदर के एलिमेंट्स। तो ये कैसे, मतलब आज के ज़माने में, आज की दुनिया में जब कोई इन चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता है, तो ये नॉलेज आज के स्पेशली मैनेजमेंट कॉन्टेक्स्ट में या वर्कफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में इन जनरल कैसे एप्लीकेबल है, कैसे रेलेवेंट है? राइट। देखिए, एक शब्द आता है मेटाफिजिक्स जी। जो एक कंप्लीट नॉलेज को बताता है आपका। देयर इज नो फ्री विल, एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। ये फिलॉसफी का एक वर्टिकल है, और हमारा भी मानना है कि शायद यही होता है कि कर्म जो होता है कि स्टेज तक आप फॉलो कर पाते हैं, देन उसके बाद कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजी या भाग्य आपका आता है। और वी आर गवर्न्ड बाय प्लैनेट्स। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट आया है जिस समय जटायु अपना शरीर त्याग रहे थे, मृत्यु हो रही थी, और रामचंद्र जी उनको गए, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि सीता को लेके रावण दक्षिण मार्ग से गया हुआ है, और उस समय जो योग चल रहा था वो विंध्य योग था, ये वाल्मीकि रामायण में। और विंध्य योग का मतलब ये होता है कि राजा को खोई हुई वस्तुएं मिल जाती। ये एस्ट्रोलॉजी। तो जटायु वीर तो थे ही, पक्षीराज थे, और साथ में एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़े थे। हमारे मेटाफिजिक्स, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मैथमेटिक्स, इन सब का बहुत महत्व है। और आज की डेट में ये सारी चीज़ें आपके इस माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि रामायण को करिकुलम में डालना चाहिए, तभी कुछ ना कुछ कहते नहीं माइंड का डेवलपमेंट होता। बिकॉज नॉलेज और विजडम में यही डिफरेंस है। नॉलेज में आप चीज़ों को एक्वायर कर लेते हैं थ्रू डिग्री जी। विजडम को क्या है कि बैलेंस करके आप सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं जी। तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस अगर आप उस समय के अनुसार पढ़ें तो वो आजकल के हिसाब से रेलेवेंस आएगी। और धीरे धीरे, एकदम से ओवरनाइट कोई चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे आने वाले समय में आप पूरी सोसाइटी को बदल सकते हैं। और ये कोई रिलीजियस बात नहीं है। अच्छी चीज़ ग्रहण करना सबको चाहिए, अच्छी बातें सभी को अच्छी लगती हैं। एक अच्छा टीचर किसी भी जात का है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बताया भी है जी। आप अच्छी चीज़ें ग्रहण करें। रामायण अपने आप में, हम बार बार कहेंगे, एक विश्वविद्यालय है। जो चीज़ निकले किसी भी जाति धर्म के हों, उसको आप एक्वायर करें, अपने अंदर के राम को पहचानिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। बात करते हैं सुग्रीव की। सुग्रीव एक ऐसे कैरेक्टर सामने आते हैं जो कि जाने जाते हैं अपनी इंटेंट के लिए। उनका इंटेंट था कि उनकी जो प्रजा है उनका वेलफेयर हो, भले ही उनका अपना जो राज्य था वो खतरे में था, पर उन्होंने तब भी वो इंटेंट नहीं छोड़ा। तो आज के वर्क एनवायरनमेंट में जब हम देखते हैं कि मार्केट प्रॉफिट ड्रिवन एटमॉस्फेयर बन जाता है और कंपेटिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, और लीडर्स एक डिलेमा में आ जाते हैं, एक दुविधा में आ जाते हैं कि कैसे हम अपनी वर्कफोर्स को मोटिवेटेड भी रखें पर उन पे बर्डन भी ना बने, उनको कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का शिकार ना बना दे, और उनका मतलब एक वेलबींग, एक वर्क वेलबींग कॉन्सेंट्रेटेड रखें। तो लीडर्स ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? सुग्रीव की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? ये मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, वर्क फोर्स मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई होता है? राइट। देखिए, सुग्रीव एक मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त कैरेक्टर है जी। और मैं बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि सुग्रीव को ज्योग्राफी का पूर्ण ज्ञान था। अगेन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि वो अपने भाई बाली से बचने के लिए पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहे, और ये उनका जो नॉलेज था ज्योग्राफी का, वो काम आया सीता जी की खोज में। क्योंकि उन्होंने जो वानरों की टुकड़ियों को डिवाइड किया था, उसमें हर दिशा में बताया और कमियां बताई और कहाँ कहाँ चैलेंजेस आएंगे वो बताया।
तो जो लीडरशिप की आपने बात किया, सुग्रीव एक बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर थे, वीर तो थे ही जी। एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक बहुत अच्छे लीडर थे, स्ट्रिक्ट थे। तो इसके कारण उनका हम जो प्रेजेंट मैनेजमेंट सिस्टम में अगर एप्लीकेशन करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो डेफिनेटली एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर की बात आती है हमारे सामने। और मैनेजमेंट का एप्लीकेशन सुग्रीव से अच्छा किसी का नहीं था जी। और बहुत ही क्लोज एड रहे, वो एक मित्रता का प्रतीक रहे, डेडिकेशन का प्रतीक रहे, कमिटमेंट का प्रतीक रहे प्रभु श्री राम के प्रति। जी। तो सुग्रीव का जैसे आप लोग सब कभी करते होंगे कि वाली से हार गए थे, जी। उसके बाद चंचल दिखाए, वानर में चंचलता होती है, लेकिन सुग्रीव से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स वाल्मीकि रामायण में उनकी सबसे मजबूत है। इंटरेस्टिंग। हम लोगों के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जी। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आते हैं जामवंत की कहानी पर। वो एक एजेड एक्सपीरियंस्ड राजा के रूप में देखे जाते हैं। कैरेक्टर की एनालिसिस करें अगर हम तो उनकी कहानी से सीखने को मिलता है कि दूसरे को अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी दूसरे का सहारा कैसे बनना है, दूसरे को मोटिवेट कैसे करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस, एक एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप का क्या रोल आ जाता है इन शेपिंग फ्यूचर लीडर्स, इन शेपिंग अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जामवंत जी का एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसा कैरेक्टर है, भालुओं के राजा थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे, औरस पुत्र, और उनके अंदर जो बल था, ऐसा माना गया है, लिखा भी गया है कि हनुमान जी से भी ज़्यादा था, तो असीमित बल था। अच्छा। और उन्होंने द्वापर में कृष्ण जी से युद्ध किया, वो भी बराबर पे छोड़ा है उन्होंने। और जो रामायण में स्पेशली लंका कांड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है, भाई बैक एंड एडवाइज़र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोग आज की डेट में बैक ऑफिस सपोर्ट की बात करते हैं, वो था जामवंत जी का। जितने घायल वानर आते थे उनकी मेडिकल को देखना और उसके साथ रसद का इंतजाम करना, यानी फूड का, ये जामवंत जी का कार्य था। और बीच बीच में युद्ध करना, रामचंद्र जी की बिल्कुल शैडो की तरह मूव करना, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो हर सीनियर व्यक्ति को जामवंत जी को देखना चाहिए, और जामवंत जी को किस तरीके से यंगस्टर्स को नर्चर करना है वो उनको मालूम था। जो हम उद्यमिता की बात करते हैं, कभी कभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर सकते हैं जी। उनकी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, ये जामवंत जी को बहुत अच्छी तरीके से पता था। और उसका एक विवरण आपको मिलता है जिस समय हनुमान जी का बल याद दिलाया था उन्होंने। उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं, उन्होंने मोटिवेट किया और हनुमान जी को बताया कि तुम्हारा कार्य ये है कि सिर्फ माँ सीता का पता लगाना और वापस आ जाना। तो हनुमान जी ने वही किया। और जिस समय लंका कांड में युद्ध हो रहा था, कई जगह उन्होंने पराजित किया है, रावण तक को हरा दिया है। तो एक हमारा तो हमेशा ये एक संदेश रहता है सीनियर्स के लिए कि अपनी क्षमताओं को जानिए। ये नहीं कि आज स्पेशली आजकल के लीडर्स में आप यंग टैलेंट को आगे लाने दीजिए। यंग टैलेंट जब तक आगे नहीं आएगा, एनर्जाइज नहीं होगा, तो कोई भी राष्ट्र नहीं बन सकता। ये जामवंत जी से सीखना चाहिए। ये नहीं कि सब काम आगे करने में लगे हो, यू हैव सर्टेन एनर्जी। एक एज के साथ एक एनर्जी होती है, एक विजडम का इस्तेमाल होता है, तो उसको समझना चाहिए। ये जामवंत जी से हम सब लोगों को सीखना चाहिए। अगर हम अंगद की बात करें तो वो हमें सिखाते हैं डिप्लोमेसी का महत्व और कम्युनिकेशन का महत्व और एक टीम स्पिरिट बिल्ड करने का महत्व। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न लीडर्स अपने वर्क को, एनवायरनमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं टीम स्पिरिट और टीम हैंडलिंग के व्यू पॉइंट से, और अंगद की स्टोरी हमें इस कॉन्टेक्स्ट में क्या सिखा सकती है? यस, देखिए, अंगद जी का जो डिपिक्शन है, जो एनालिसिस है, वो एक यंग लीडर की तरह, जी, युवराज थे वो। और प्रभु श्री राम को उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनके ज्ञान और शक्ति पे पूर्ण विश्वास था। कई जगह उन्होंने उसको आजमा भी लिया था।
तो हम जब भी बात करते हैं और ये एनालाइज करते हैं, अंगद जी वीर तो थे ही, उनको पराजित कोई नहीं कर सकता था, लेकिन जो उनका कम्युनिकेशन लेवल, जो डिप्लोमेसी लेवल था, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक फाउंडेशन होता है, जो नॉलेज थी, वो अंगद जी को पूर्ण रूप से थी। वरना लंका में जाकर और रावण के दरबार में समझाना, और वो जो कहते नहीं अंगद जी का पैर, वो एक नॉलेज और वीरता का प्रतीक था, एक डिपिक्शन था कि उन्होंने अपनी वार्ता से, अपने कम्युनिकेशन से रावण तक को चकित कर दिया था। और ये सोचिए वो अकेले थे वहाँ पर लंका में, वहाँ पे जो दरबार लगा हुआ था, और वहाँ पे एक एक व्यक्ति को थ्रू हिज एक्सट्रीम डिप्लोमेसी, जो कहते हैं ना क्वालिटीज़, उससे उन्होंने पराजित कर दिया। और बल में भी दिखा दिया कि हम अगर अपना पैर जमा देंगे तो हिला कोई नहीं पाएगा। और उसके बाद रावण का आप लोगों ने सभी ने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि किस तरीके से मुकुट उठा के फेंक दिया था, तो वहीं पे ही आधे से ज़्यादा उन्होंने डिफीट करा दी थी। तो अंगद जी ने तो मोटिवेशन लेवल लंका में पहले ही उन लोगों का गिरा दिया था, और वहाँ से उन्होंने जंप मार के बाहर निकल गए, तो ये बता दिया था एक ही बहुत है, बाकी तो सेना बाहर खड़ी है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंगद जी। तो आज की डेट में वर्क रिलेटेड प्लेस में मैं फिर कहूँगा कि हर एग्जीक्यूटिव को, जो उसके टॉप लीडर का जो डेलीगेशन है, उसकी लिमिटेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमको बस इतना करना है, इतना करके हमको वापस आ जाना है। तो ये सारी चीज़ें अंगद जी की कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं। तो डिप्लोमेसी से अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, अलायंस मैनेजमेंट की, तो रामायण में से आपके हिसाब से सबसे 3 इम्पॉर्टेंट लेसन्स हम इस कॉन्टेक्स्ट में क्या ले सकते हैं? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। या अलायंस में जैसे हम इंटरनेशनल अलायंस की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सूझबूझ, जो पेशेंस लेवल है किसी भी ऑब्जेक्ट को, गोल को अचीव करने के लिए, जो पेशेंस लेवल है उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। जैसे मैं बताऊं आपको, कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह में हमने बोला भी है, लेक्चर्स में भी बोला है, हम लोग वेस्टर्न मैनेजमेंट से प्रभावित रहते हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो पीटर एफ ड्रकर की थ्योरी हो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैं फिर से पुनः कहूँगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो है क्या, कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को छोड़ देते हैं उनके हिसाब से और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेना है, यही तो है एमबीओ। तो ये रामायण में प्रभु श्री राम ने शुरू से प्रैक्टिस करा दिया था। आप देखिए किस तरीके से वानर और भालुओं को ऑब्जेक्टिव अचीव कराना, यानी लंका पे विजय प्राप्त करना, उससे बड़ा एमबीओ कुछ हो ही नहीं सकता एग्जाम्पल। और अलायंस मैनेजमेंट की जो आपने बात किया, सिग्निफिकेंस की बात किया, जो 3 चीज़ें बताती, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर पेशेंस, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए पूरी रामायण में सेल्फ डिसिप्लिन, और उसके बाद सेक्रीफाइस, कमिटमेंट, और सबसे ऊपर है वैल्यूज़ और एथिक्स। प्रभु श्री राम ने, आपने जो 3 पॉइंट की बात की, वैल्यू, एथिक्स और लीडरशिप मॉडल, प्रभु श्री राम का यही सिखाता है। और इसको आप कहीं पे भी डिस्कस कर लीजिए, वैल्यू सिस्टम अगर आपके अंदर है तो आप वैसे ही यू विल बी ऑन द हाई स्टीम। एथिक्स को फॉलो करोगे, हो सकता है चैलेंजेस आए, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को पा लेने में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। एंड लीडरशिप जो हम बात कर रहे हैं कि लीडर विद इन की बात, पार्टिसिपेटरी, ट्रांसफॉर्मेशनल, इन सबको फॉलो करिए तो ये पूरी वाल्मीकि रामायण में ये 3 चीज़ें ही सामने आती हैं, वैल्यूज, एथिक्स और लीडरशिप मॉडल ऑफ प्रभु श्री राम। इंटरेस्टिंग। आपने अभी बात की कि कैसे राम जी ने लोगों को प्लेस करके ऑब्जेक्टिव अचीव किया विजय प्राप्त करने का। तो हम ये देखते हैं कि राम जी के पार्ट पे ये बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का डिस्प्ले बहुत अमेजिंग तरीके से हुआ है कि उन्होंने लोगों की स्ट्रेंथ देखी, उनकी वीकनेसेस देखी और उनको उस हिसाब से यूज़ करके विजय तक पहुँचे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, हम कैसे सीख सकते हैं आज के लीडर्स के लिए
राइट लोगों को राइट पोजीशंस के लिए हायर करना, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है? देखिए, प्रभु श्री राम का ये अगेन इट इज़ अ ट्रेट या क्वालिटी. ह्यूमन रिसोर्स इज वन पार्ट, टैलेंट एक्विजिशन इज अनदर पार्ट. राइट. अंगद जी का उनको स्ट्रेंथ मालूम थी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन, तो उन्होंने भेजा राइट पर्सन एट राइट जॉब. फ्रंट एंड का लीडर बनाया अंडर हिज स्ट्रेटजी. फ्रंट एंड पर अगर अटैक करना है तो अंगद जी को फॉलो कराया. जामवन जी का मालूम था कि नॉलेज और विजडम में परिपूर्ण है, ताकतवर हैं और बैक एंड सपोर्ट करेंगे, तो जामवन जी को अपने साथ रखते थे. सुग्रीव जी एडमिनिस्ट्रेटर बहुत मजबूत थे, लीडर थे, वीर थे, उनको अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखा. हनुमान जी का तो हम आपसे डिस्कस कर ही रहे हैं, ही वॉज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. नल और नील का इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कैसे यूज होता है, 5 दिन में इतना बड़ा सेतु बना देना, दैट इज सुपर ह्यूमन. तो वो जो कार्यशैली थी उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको कैपिटलाइज कराना, ये प्रभु श्री राम का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल है. तो किस तरीके से कौन सा व्यक्ति किस जॉब के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे हम लोग भी देखते हैं, आपके यहाँ भी होगा, कुछ कंटेंट में अच्छे होंगे, कुछ इंटेलेक्चुअली बहुत मजबूत होंगे, कुछ मार्केटिंग में होंगे. अब मार्केटिंग वाला अगर चुप बैठता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो मार्केटिंग के लिए ठीक नहीं है. और फाइनेंस वाला अगर बोलता ज़्यादा है तो फाइनेंस के लिए ठीक नहीं. जी. तो राइट पर्सन शुड बी एट द राइट जॉब. आपकी बुक एम्फसाइज करती है एजुकेशन सेक्टर पर भी एक चैप्टर में, और हम देखते हैं गुरुकुल सिस्टम का इम्पोर्टेंस. हम देखते हैं कि कैसे गुरुकुल सिस्टम ज़्यादा एम्फसाइज करता था एक इंसान को बेहतर इंसान बनाने में, उनकी खूबियाँ उभारने में, और इतना फोकस नहीं था कंपटीशन पर. आज के एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं ज़्यादा फोकस है मार्क्स लाने पर, कंपटीशन क्लियर करने पर. तो हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम से क्या सीख ले सकते हैं टू शेप मॉडर्न लीडर्स एंड मेक the world a better workplace and a better place? Right, good question again. देखिए, हमारा विजन अपार्ट फ्रॉम दिस बुक एन एपी सेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो हमारा विजन है वो है हाउ टू फॉर्म रामायण ग्लोबल यूनिवर्सिटी. नाउ रामायण ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हम लोग हमेशा अक्सर कहते हैं ना कि ऑक्सफोर्ड चले गए, कैम्ब्रिज चले गए, बाहर पढ़ा दिया, हार्वर्ड चले गए, तो एक छवि लग जाती, साहब ही इज़ हाईली एजुकेटेड. ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ जो गुरुकुल सिस्टम रहा है, जब ये वनवास में थे प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी, और उन्होंने भरद्वाज ऋषि के आश्रम से लेकर अगस्त ऋषि तक की जो यात्रा थी, गुरुकुल सिस्टम में उन्होंने हर आश्रम, एक मेगा यूनिवर्सिटी था उस टाइम पर, शिक्षा ग्रहण की, उन्होंने डिस्कशन किया ऋषि मुनियों से, और जो ज्ञान अर्जित किया वो आज तक हम लोग उसको देख रहे हैं. तो अपने आप में जो हमारा, हम बात करते हैं एंशिएंट विजडम की, एंशिएंट विजडम, एंशिएंट टीचिंग्स, और किस तरीके से एंशिएंट टीचिंग्स को मॉडर्न सिस्टम पे सिनर्जाइज करना. और जब वो एंशिएंट और मॉडर्न का जो सिनर्जी होती है, जो मिश्रण होता है, जब वो हमारी शिक्षा पद्धति पे आता है या करिकुलम में आता है, और उसको जो भी छात्र ग्रहण करता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वन ऑफ द टॉप कैरेक्टर बनकर आता है. हम किसी को लीडर वो नहीं मानते, अगर आपका कैरेक्टर और इंटीग्रिटी मजबूत है तो यू कैन अचीव एनीथिंग. और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न को सिनर्जाइज करें. आप साइंस पढ़ें, आप ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ें, बट फाउंडेशन शुड बी ऑन अवर एंशिएंट विजडम. आप फिजिक्स की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, आप मेटाफिजिक्स की बात करें, आप ब्रह्मांड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, जितना ज्ञान होगा उतना ही तो पता होगा आपको. उसके बाहर क्या है ये नहीं मालूम. आप जब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. माचिस की तीली आप जलाते हो तो जितना आसपास रोशनी होती है उतना ही तो आपको लगता है कि यहाँ रोशनी है, उसके पीछे कितना अंधकार है पता नहीं होता है. तो ये पॉसिबल तभी है जब एंशिएंट और मॉडर्न को सिनर्जाइज किया जाएगा. तो एंशिएंट और मॉडर्न को सिनर्जाइज करने की बात करें तो आपने बात की अपनी बुक में सनातन इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में. तो उसमें आ जाता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रिंसिपल.
इनका बैलेंस एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट इनकरेज करता है। तो हम बात करें अगर आज के लीडर्स, उनके मॉडर्न वर्क प्लेसेस और पर्सनल लाइफ के बैलेंस के बारे में, तो आज के एवर इंक्रीजिंग प्रेशर में हम ये चारों प्रिंसिपल्स मैनेज करके अपनी वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं? यस, आपने सनातन इकोनॉमिक्स की बात किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर मैं जवाब दूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो खैर एस्टेब्लिश फैक्ट है। सनातन इकोनॉमिक्स को हम एक तरफ रखते हैं। हमने एक नया वर्टिकल निकाला, रादर 2 वर्टिकल निकाले रामायण से। वन इज रामा इकोनॉमिक्स, रामन इकोनॉमिक्स के नाम पर। देखिए, अलग अलग उनकी जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं रामचंद्र जी की, वो इस बुक में आती हैं। जैसे राम इज एन इकोनॉमिस्ट, राम इज एन स्ट्रेटेजिस्ट, राम इज अ फिलोसोफर, राम इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, राम इज एन एनवायरमेंटलिस्ट और राम इज अ डॉक्टर। ये सारी चीज़ें प्रूवन फैक्ट आई हैं, उनके अंदर ये सारी क्षमताएं थी। सनातन इकोनॉमिक्स वहीं से निकली। हम एग्जाम्पल आपको देते हैं वाल्मीकि रामायण में। अगर अकाउंटिंग या फाइनेंस और इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ी हो, सभी ने पढ़ी है, तो जिस समय जिस वनवास हो रहा था, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि अगर वनवास हो रहा है तो जो उसके पास है सारी चीज़ों को त्याग कर देना। ये तो उसमें रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होगी। तभी तो अयोध्या का प्रबंधन और अयोध्या का जो इकोनॉमिक सिस्टम था बहुत मजबूत था। तो माँ कौशल्या के पास जब वो गए हैं, आज्ञा लेने की वो जा रहे हैं, तो उन्होंने सुमंत्र जो महामंत्री थे उनको बुलाया है। मैं आपसे इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। और 14 वर्ष के लिए उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि उनकी 300 सेविकाएं थीं कौशल्या जी की, कि ये 14 वर्ष तक रहेंगी और कोई इनके पास से नहीं हटेगा, और जो भी वस्तुएं ज़रूरत की हैं उन 300 सेविकाओं को दे देना है, ताकि 14 वर्ष तक कंफर्टेबली वो उनकी सेवा कर पाएँ। आप आज की डेट में इतना इफेक्टिव इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एग्जाम्पल नहीं दे सकते। क्या स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम रहा होगा, क्या उन्होंने चीज़ों को फ़ौरन निकाला कि ये हिसाब है 14 वर्ष के लिए। हमारे आपके बीच में बैठकर बात करना तो एक रादर आसान चीज़ है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो सनातन इकोनॉमिक सिस्टम उसी समय से निकला था कि हमारी इकोनॉमी कितनी मजबूत थी और किस तरीके से आप पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पर आप बैलेंस रखते हैं। दैट इज़ व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए, आजकल के टाइम पर अगर आप देखें तो प्रेशर इतना ज़्यादा है, आप देख रहे होगे, स्ट्रेस है, स्पेशली आजकल का यंगस्टर्स। आई डोंट नो, मैं जब एनालाइज करता हूँ कि कहीं ना कहीं से फंडामेंटल वैल्यूज़ में, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कमी आई है। तो ये हमारी शिक्षा की पद्धति पे या जो पेरेंटिंग या मेंटरिंग सिस्टम है उसमें कमी है। इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं। वो तभी पॉसिबल है जब आपके दिमाग में पॉजिटिविटी भरी होनी चाहिए। जो हमारे पुराने लोग मेडिटेशन और योगा इन सब की बात करते थे, वो इसीलिए करते थे कि आप वर्क प्लेस पे जाने से पहले थोड़ा मेडिटेट कर लें, योग सिस्टम फॉलो कर लें, और जो प्रकृति का नियम है उसको फॉलो करते हुए चलें। तो स्ट्रेस नाम की चीज़ कभी नहीं हो सकती। और उस स्ट्रेस को ये वाल्मीकि रामायण में और इस पुस्तक के माध्यम से कई जगह मेडिटेट किया है रामचंद्र जी ने। उन्होंने मेडिटेशन किया है, और नेचुरल बात है लक्ष्मण जी का भी रोल रहा, सीता जी का भी रोल रहा कि उस मेडिटेशन पे कैसे मदद किया। तो जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जो इतना ज़्यादा प्रेशर है और जो अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जैसे आपको अपनी कैपेबिलिटी को, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, अपनी अगर कैपेबिलिटी को आप एनालाइज ईमानदारी से कर लेंगे तो आप वर्क प्लेस और पर्सनल जो आपका स्पेस उसको हमेशा बैलेंस रखेंगे। हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम CEO बन पाएँ, या हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम डॉक्टर बन पाएँ या इंजीनियर बन पाएँ, और हम उसी चीज़ पे लगे रहेंगे तो हम हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे, हमारी फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्रू सेल्फ अकाउंटेबिलिटी यू शुड नो योर सेल्फ। आप अपने आप को अगर जान लोगे तो ये सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सर, अगर हम रामायण का एक सार लें, हम देखते हैं राम जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एक ऑनेस्टी,
या फिर भरत जी का न्याय, या फिर सुग्रीव का डेडिकेशन फॉर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, हम देखते हैं कि ये लीडर्स के अंदर डिसिप्लिन और कंपैशन तो था ही था, पर इन्होंने अपनी परिस्थितियों के ऊपर विजय पाके अपनी प्रजा के लिए बेटर सोचा. दे डिड द बेस्ट फॉर देयर सब्जेक्ट्स. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज के पॉलिटिकल लीडर्स, आज की गवर्नमेंट क्या सीख ले सकती है टू मेक द गवर्नेंस बेटर, और आज के लीडर्स इन जनरल क्या सीख ले सकते हैं? यस, वेरी गुड. देखिए, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. आप अयोध्या का प्रबंधन देखें और उसको पढ़ें तो लोग, अयोध्या की बात आती तो ऐसा लगता है फैज़ाबाद के आसपास राम मंदिर, जबकि ऐसा नहीं था. अयोध्या पूरे तीनों लोगों को गवर्न करता था. जितने भी सम्राट हुए जो रामचंद्र जी के वंशज थे, सब चक्रवर्ती सम्राट थे. हम लोग दशरथ जी तक जानते हैं, उसके ऊपर दलीप, रघु, पूरा वंशावली थी और सब चक्रवर्ती सम्राट थे. और प्रबंधन उनका सबसे मजबूत था, इसीलिए कहते नहीं देवता भी लोग मदद मांगने आते थे. तो आजकल की जो गवर्नमेंट की आपने बात की, पॉलिटिकल सिस्टम की बात की, उनको ये समझना चाहिए अपने आप को इतना परिपक्व रखो कि लोग मदद मांगने आए और आप एक बेंचमार्क हो. बेंचमार्क किसमें? लीडरशिप में, ऑनेस्टी में, कमिटमेंट में. और ये बहुत बड़ी सीख है रामायण की कि राजा का अपना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसका परिवार भी नहीं होता. जो कुछ होता है वो उसकी प्रजा होती. एक्युमुलेशन नहीं होता है राजा का कार्य, डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ज्ञानी आदमी के पास ज्ञान है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता तो हम उसको ज्ञानी नहीं मानते. कोई रिच है, बहुत सुपर रिच है, अल्ट्रा रिच है, जो आजकल की परिभाषाएं हैं. रिचनेस की बात आती है, हम लोग अचानक अब एलन मस्क का नाम लेने लगे हैं, वरना अंबानी अडानी सोचते हैं. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जो विवरण है वाल्मीकि रामायण में कि अयोध्या का जो प्रत्येक, समझ लीजिए, जो वासी था, वहाँ का नागरिक था, हैप्पीनेस इंडेक्स 100% थी. और अगर हम उसकी बात करें धर्म की, ज्ञान की, वो 100% थी. प्रजा की बात बता रहा हूँ आपको. और जो उनके पास संपत्ति थी वो ज़रूरत से ज़्यादा थी, क्योंकि आपको वहाँ के जो मार्ग, मैं बताऊं, जो मार्ग ऐसा विवरण है कि वो मणियों और रत्नों द्वारा समझ लीजिए जड़ित थे. तो आपको आइडिया लगना चाहिए कितना ज़्यादा मजबूत सिस्टम था. सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक लाइन में, एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉलेज और वेल्थ का. और राजा को लोग कहते हैं राम राज्य लाना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब. एक आपके इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय लंका में विजय प्राप्त की थी, अब राजा का आप डेडिकेशन और उसका कमिटमेंट, सेक्रीफाइस लेवल देखिएगा, यही रामायण ने बताया है. सीता जी की अग्नि परीक्षा सभी को मालूम है. अब जिस समय उन्होंने रावण का वध किया है प्रभु श्री राम ने, और विभीषण को रामचंद्र जी ने आज्ञा दी है कि सीता जी को लाओ, और सीता जी को वस्त्र धारण करा के एक रानी के रूप में पालकी में बैठाल के जिस समय लाया जा रहा था, तो राक्षस लोग थे, प्रजा थी, देवता लोग ऊपर थे और जय जयकार हो रही थी. लेकिन प्रभु श्री राम की जो फेशियल एक जो कहते हैं ना लुक है, वो बदलता गया. और उन्होंने ये तक कहा है, बहुत ही आश्चर्य का एक विषय है, आप इन डेप्थ में इसको एनालाइज करना है. उन्होंने सीता जी से ये कहा, जब वो सामने उनके आई, उन्होंने सीता जी से कहा है कि तुमको जिसके साथ जाना हो तुम जा सकती हो, विभीषण के साथ रहना और रह सकती हो, सुग्रीव के साथ रहना और रह सकती हो, वो तुम्हारी स्वेच्छा के साथ आप कहीं भी जा सकती, ये आपका डिसीजन है. अब आप सोचिए, ये लेवल था उस त्रेता युग में, राजा का कमिटमेंट. तो जितनी भी जनता खड़ी थी और जो देवता लोग खड़े थे, उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये गलत है, गलत है, सीता पवित्र है. तभी तो अग्निदेव आए थे, अग्नि परीक्षा हुई और सीता जी साक्षात निकली. संदेश क्या था प्रभु श्री राम का कि अगर वो उस समय सीता जी को ऐसे ही ले आते तो त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद कलयुग आया. जो अलग अलग धारणा नहीं, धोबी के कहने से त्याग दिया, ये सब कुछ नहीं. उन्होंने ये कहा है, ये एनालिसिस है
कि हम अगर ले आते, हमें तो मालूम ही है कि सीता पवित्र है, हम अगर ले आते तो आगे आने वाले युग तक प्रश्न उठाते कि वो लंका में थी, क्या है, पवित्रता थी या नहीं। लोगों ने कहा कि राम तुम गलत हो, सीता पवित्र है, तो ये आज की डेट में चैलेंज नहीं आता है। अर्थ ये है कि राजा का अपना कुछ नहीं होता है। अब आप ये समझ लें, जिसको तीनों लोग गवर्न कर रहे थे उसका अपना कुछ नहीं था, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी प्रजा के लिए किया। तो प्रजा के अपलिफ्टमेंट के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, ये रामायण में बहुत बड़ी सीख है प्रभु श्री राम की। और भरत जी का उधर देखिए, मैं इसको थोड़ा सा वार्ता को बढ़ा रहा हूँ जी। भरत जी को फाइनेंस और अकाउंट्स का इनोवेटर कहा गया है। ये ग्रीक सिस्टम कुछ नहीं है। जिस समय प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे हैं, भरत जी ने 5 गुना रेवेन्यू बढ़ा कर दिया है। अब पूरा राज्य उन्होंने प्रभु श्री राम को हैंड ओवर किया, जिसको हम लोग बोलते हैं। और उन्होंने एक सन्यासी की तरह, एक सबऑर्डिनेट की तरह नंदीग्राम में रहकर राजकाज संभाला है, एक सन्यासी के रूप में। तो भरत जी से तो आज की डेट में हर लीडर को बहुत सीख लेनी चाहिए। शत्रुघ्न जी को हम लोग कभी नहीं याद करते, वो सबसे युवा थे। शत्रुघ्न जी ने कैसे वहाँ पर रहकर, और महलों का कोई समझ लीजिए उन्होंने उपयोग नहीं किया। वो नंदीग्राम में रह के राज्य कर रहे थे, और वो बीच में रह के बेचारे शत्रुघ्न जी उनकी सेवा कर रहे थे सबऑर्डिनेट की तरह। तो ये कमिटमेंट लेवल होता है। हमारे हिसाब से शत्रुघ्न जी का तो बहुत ही हाई स्टीम लेवल होना चाहिए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। दूसरी तरफ अगर हम स्त्रियों की बात करें, सीता जी को सब जानते हैं, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम भी सब जानते हैं, उर्मिला। भरत जी की पत्नी का शायद कम लोग जानते हैं, मांडवी। मांडवी का बहुत बड़ा योगदान था उनका, जिसका पति जो अभी विवाह हुआ वो सन्यासी की तरह राजकाज संभाल रहा हो, ये लोग महलों में हैं। और शत्रुघ्न जी की पत्नी का और सेक्रीफाइस था, उनका नाम था श्रुतकीर्ति। तो ये सारी चीज़ें सीख लेने वाली हैं आजकल के युग में, कि कमिटमेंट लेवल कितना बड़ा था। ऐसे ही नहीं सब कुछ मिल जाता है। जब तक आपकी सेक्रीफाइस नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं आपको मिलेगा। तो ये लीडर्स के लिए बहुत बड़ी सीख है। भरत जी तो बेंचमार्क होने चाहिए। तो सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रामायण को हमारे सामने रखा, स्पेशली एक मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से, एंड इट वाज वेरी एनलाइटनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। और हमारी ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हनुमान जी, तो मतलब जैसे उनकी लाइफ में भी एक जामवंत जी थे जो उन्हें उनकी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ भी करवाया एक टाइम पे, और जैसे वो बहुत डाउटफुल रहते थे कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो जैसे रियल लाइफ में भी हम अपने टास्क करते हैं डेली लाइफ के, तो उसमें भी कभी कभी डाउट आता है, कि सेल्फ डाउट आता है कि हम कर सकते हैं, कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब इससे जैसे उनको बताने के लिए जामवंत जी थे, तो क्या हमें भी किसी पे मतलब डिपेंडेंट होना पड़ेगा क्या, कि ढूंढना पड़ेगा कि कोई में आके रियलाइज कराएगा कि नहीं ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो, ऐसा समथिंग? अगर आप हनुमान जी से इंस्पायर हैं तो आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो तो शक्ति और भक्ति दोनों का स्वरूप थे। और आप अपनी वर्क प्लेस पर अपनी शक्ति और भक्ति क्या होनी चाहिए, आपका वर्क प्लेस वहां की तरफ कमिटेड है, तो आपको कोई किसी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अगल बगल आपको जामवंत हमेशा नजर आ जाएंगे। तो आपको अपने प्रति, अपनी शक्ति के प्रति आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने इस बुक में भी लिखा है, सेल्फ डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अपने प्रति अकाउंटेबल हैं, तो आपको किसी की जरूरत नहीं। यू कैन अचीव योर टारगेट्स, यू कैन अचीव योर गोल। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे रामायण में हमें दिखाया गया है कि सीता माँ जो है वो राम जी के प्रति उनका एक ब्लाइंड ट्रस्ट हमें दिखता है। राम जी का जो भी विजन है उसमें वो ब्लाइंड ट्रस्ट करती हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कॉर्पोरेट में एक लीडर होता है, वो ऐसा क्या करे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए या अपने टीममेट्स के लिए कि उनका उनके प्रति एक ब्लाइंड ट्रस्ट बन सके और हम उनके विजन के साथ आगे बढ़ सकें? देखिए, ब्लाइंड एक बड़ा सा डिवियस सा वर्ड आ जाता है, ब्लाइंड ट्रस्ट फैक्टर। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड को तो आप जाने दीजिए। एक ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि एक रिलेशनशिप बन जाती जहां पर आप कार्य कर रहे होते हैं, और उस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट देते हुए अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कि अपने आप में वो अचीव हो जाएगा। ट्रस्ट, आपका बिलीव, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लाइंड आप छोड़ दीजिए, वो कमिटमेंट लेवल अलग हो जाता है।
क्योंकि आपको अपने अगल बगल चीजों को समझना भी बहुत आवश्यक है। सीता जी का जैसे हमने हमेशा जो वर्णन किया है, जो एनालाइज किया है, उनका जो लेवल था, विजडम का लेवल था, जो उनकी समझ थी, वो प्रभु श्री राम से भी ऊपर थी। तो आजकल हम तो कहते हैं सभी लोग, कम से कम जितनी फीमेल्स हैं, उनको सीता जी के कैरेक्टर को, उनके ट्रेट्स को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि उनका विजडम लेवल या नॉलेज लेवल बहुत ऊपर है। तो ब्लाइंड छोड़ दीजिए, ट्रस्ट एंड योर बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि स्पाई सिस्टम जो रामायण में है वो हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे उसे समझ सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? राइट, ये आपका एक बहुत सोचा समझा क्वेश्चन है। रामायण में जो स्पाई सिस्टम हम लोगों ने देखा, जिस समय रामचंद्र जी लंका पर पहुंच गए थे, तो सूक और सारण दो स्पाई कहे गए हैं रावण के। तो तोते का भेष रखकर वो पहुंचे थे। अब आजकल के टाइम पे कोई वैसा तो नहीं रख सकता, क्लोन सिस्टम जरूर हो गया, या ड्रोन के थ्रू लोग स्पाई सिस्टम करते हैं। तो सूक और सारण जो तोते का भेष रख के गए थे, विभीषण जी ने जाना और हनुमान जी ने जाना, उनको पकड़ के रामचंद्र जी के सामने लाए। और प्रभु श्री राम ने क्या किया था, उनसे सारी जानकारियां ले ली थी, सूक और सारण से। अब ये देखिए किस लेवल का मैनेजमेंट सिस्टम है। सारी जानकारियां लेकर सूक और सारण को छोड़ दिया था, वरना उन लोगों को तो ये डर था कि अब तो मार ही देंगे, सजा देंगे। लेकिन उन्होंने सारी जानकारी लेकर लंका की सूक और सारण को मुक्ति दे दी थी। तो हुआ क्या था कि लंका में जाकर भी सूक और सारण, रामचंद्र जी के प्रति उनकी भक्ति बढ़ गई थी। तो आजकल के सिस्टम में क्या है कि आपको अगर किसी को जीतना है तो आप उसको हरा कर और छोड़ देते हो, पूरा डिमोटिवेट कर देते हैं। तो आप हमारे ख्याल में बहुत से गोल्स ऐसे होते हैं जो हम अचीव कर लेते हैं। या आपने सूक और सारण वाला एक एपिसोड है, उसको देख के ये चीज समझ जानी चाहिए। तो स्पाई सिस्टम यही था, उनके यहाँ भी स्पाई थे, हम लोगों के यहाँ भी स्पाई थे, वानरों भालुओं के बीच में। सबसे बड़ा स्पाई सिस्टम के जो लीडर थे वो तो हनुमान जी थे, अच्छा, रामचंद्र जी की सेना में। तो दिस इज व्हाट इट इज बीन डिपिक्टेड। और आज हमारा मानना ये है कि समवेयर और अदर आई हैड अ फीलिंग कि जितनी भी टॉप एजेंसीज हैं, जो उनका वर्किंग स्टाइल है, जो स्पाई सिस्टम है या जो होम डिपार्टमेंट का सिस्टम है, वो फॉलो वहीं से ही होता है कि भेष बदल के जाना, किस तरीके से जानकारियां लेना और उसके बाद इंफॉर्मेशन देना। तो इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब आपने कवर किया पॉडकास्ट में रावण के कैरेक्टर पे, बट रावण का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। मतलब अगर हम देखें वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की रामायण, तो कहीं पे उसे अच्छा दिखाते हैं, कहीं पे उसे बुरा दिखाते हैं। तो मुझे ये समझना था कि वास्तव में जो रावण था उसका कैरेक्टर क्या है? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि कई जगह मिसकंसेप्शंस हैं। महापंडित भी कहा गया है, अनडाउटली उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। वरदान जब मिलता है आपको, मान लीजिए स्पेशल पैटर्नेज आजकल के टाइम पर मिलती है, तो ये आपके हाथ पे होता है कि आप उसका सही इस्तेमाल करते हो या गलत करते हो। अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं से राक्षस प्रवृत्ति आती, और सही इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं से देवता प्रकृति आती। रावण के साथ ये चीज था कि उसको सबसे बड़ी जो कमी थी, हमने जैसे बताया कि कैरेक्टर नहीं था। अपार्ट फ्रॉम कैरेक्टर, अहंकार उसके ऊपर हावी था, उसका ईगो सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो उसकी सारी विद्वता, उसकी सारी वीरता वो आउटशोन हो गई थी क्योंकि उसके अंदर कैरेक्टर नहीं था। ये बिल्कुल एस्टेब्लिश फैक्ट है, और ये वाल्मीकि रामायण में पूर्णतः वर्णित है कि उसने अपनी शक्तियों का या वरदान का गलत इस्तेमाल किया। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि सीता जी का हरण किया, इसी के कारण उसका वध हुआ। तो एक ये लेसन भी है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, ईगो को किनारे रखना चाहिए। और मैं हमेशा आजकल की यंग जनरेशन से, या जो भी लोग हैं, कोई यंग और बूढ़ी नहीं होती, हमारा यही मानना है कि यू हैव टू बिल्ड योर कैरेक्टर फर्स्ट। अगर आपका कैरेक्टर मजबूत है, इंटीग्रिटी है, एथिक्स है, तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आप हमेशा, अगर इतिहास है तो भी आपको अच्छा ही माना जाएगा। तो ये हमेशा कहा गया है कि रावण का अहंकार जब नहीं रहा तो किसका रह सकता है।
तो इट शुड बी नोन फैक्ट, ये बात बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड है कि रावण का हार का बहुत बड़ा कारण था कि उसका कैरेक्टर नहीं था। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हम सेल्फ डिसिप्लिन भी रहते हैं और हम सेक्रीफाइस भी करते हैं, बट फिर भी हमारी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ, जो पर्सनल लाइफ जिसको हम कहते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करें जबकि हम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं और सेल्फ डिसिप्लिन भी हैं, तो उसको हम कैसे रामायण से हम उससे सीख सकते हैं? राइट, गुड क्वेश्चन। देखिए, जो मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य जीवन मिलता है, तो उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड टुवर्ड्स द नेशन, यही रामायण की सीख है। और जैसा कि मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति की क्षमता होती है, अपनी क्षमता को, अपनी एनर्जी को, अपनी कैपेबिलिटी को एनालाइज करिए, एक बेंचमार्क सेट करिए, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस कभी नहीं आएगा। क्योंकि मान लीजिए हमको मालूम है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं या हम इतना अचीव कर सकते हैं, तो वो अगर आपको मालूम है, आप अपने प्रति अकाउंटेबल हैं, तो आप आराम से प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर लेंगे। और सबसे बड़ा जो आज की डेट में ड्रॉबैक है वो ये कि लोगों ने अपने ऊपर स्ट्रेस को हावी कर लिया है और टारगेट्स जरूरत से ज्यादा अपने आगे बढ़ा लिए, एक गलत बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है। तो वो जो गलत बेंचमार्क है वही आपको स्ट्रेस देता है और वही आपको इम्बैलेंस करता है। तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप बैलेंस करके अगर चलेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, रामायण एन एपिसेंटर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स सिर्फ एक किताब नहीं, एक वैल्यूबल ट्रेजर ट्रोव है जो प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। डॉक्टर मिश्रा की इनसाइट्स हमें एथिकल लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग सिखाती है और हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना सिखाती है। तो आई इनकरेज यू ऑल टू एक्सप्लोर हिज बुक। और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए बने रहिए BFC पब्लिकेशंस के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड 3।